क्लास 9 आज हम डिस्कस करेंगे कबीर बुक के फर्स्ट चैप्टर की बैक एक्सरसाइज। ऑलरेडी हम लोगों ने 3 चैप्टर्स डिस्कस कर लिए हैं। हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड, भारत आवर लैंड एंड पॉट मेकर। आज हम इस चैप्टर की डिस्कस करेंगे बैक एक्सरसाइज। पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस चैप्टर की एक क्विक समरी। ये स्टोरी है ग्रैंडमदर और ग्रैंड डॉटर की। हर हफ्ते उनके विलेज में आती थी मैगजीन काशी यात्री। जो ग्रैंड डॉटर है वो सुनाते थे मैगजीन अपने ग्रैंड मदर को। एक दिन क्या हुआ कि जो ग्रैंड डॉटर है वो चले गए एक हफ्ता शादी पे। पीछे से मैगजीन तो आई पर ग्रैंड मदर वो मैगजीन पढ़ नहीं पाए क्योंकि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। देन जब ग्रैंड डॉटर वापस आए, अपने घर वापस आए, उन्होंने देखा कि उनकी ग्रैंड मदर रो रहे हैं। उन्होंने बहुत पूछा क्यों रो रहे हो, उन्होंने नहीं बताया। देन कुछ टाइम के बाद ग्रैंड मदर ने डिस्कस करा, बताया कि मेरे को पढ़ना लिखना नहीं आता और वो चाहते हैं कि वो उनके टीचर बने और उनको पढ़ना लिखना सिखाएं। देन ग्रैंड डॉटर बने उनके टीचर, उन्होंने उनको एडुकेट करा और उन्होंने उनको पढ़ना लिखना सिखाया। दशहरे के दिन उन्होंने ये मैगजीन खुद पढ़ के सुनाई और ग्रैंड डॉटर को बहुत प्राउड फील हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज। चेक योर अंडरस्टैंडिंग के साथ हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, कॉजेज दिए हैं और इफेक्ट्स दिए हैं। कॉजेज का मतलब होता है कारण और इफेक्ट उसका जो आउटकम है वो क्या है, हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, starting with the first effect, the morning paper arrived late in the day and weekly magazine would come one day late. जो उनका विलेज था ना, वहां पे जो मॉर्निंग पेपर है वो शाम को आता था और जो मैगजीन है एक दिन वो लेट आती थी। मैगजीन का नाम क्या है, एक बार फिर रिवाइज कर लेते, दैट इज काशी यात्रे। वो आती थी वेडनेसडे को, ठीक है। वो क्यों लेट आती थी, वो लेट इसलिए आती थी क्योंकि उनके जो विलेज का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो अच्छा नहीं था। इसके कारण डिले होता था, मैगजीन लेट आती थी। नेक्स्ट कॉज, द ग्रैंड मदर कृष्टका नेवर वेंट टू स्कूल। जो ग्रैंड मदर है उनका नेम है कृष्टका, वो कभी स्कूल नहीं गए थे। वो क्यों नहीं स्कूल गए थे, इसका इफेक्ट क्या है कि वो इलिटरेट है, मतलब उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था और उनको कुछ पढ़ वो नहीं सकते थे, तभी तो वो मैगजीन नहीं पढ़ पाते थे। Next effect we have is she was deeply interested in the story and discussed it with her friends. Next day क्या होता था कि जब वो टेम्पल जाते थे वो अपने फ्रेंड के साथ स्टोरी डिस्कस करते थे और उनको वो स्टोरी वो नरेट करते थे क्योंकि उनको वो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी और बहुत इंगेजिंग लगती थी और उनको लगता था कि जैसे वो स्टोरी की मेन कैरेक्टर ओल्ड लेडी हैं और उनके साथ वो अपने आप को वो स्टोरी रिलेट करते थे। द नरेटर वेंट टू द वेडिंग फॉर अ वीक। एक हफ्ते के लिए जो नरेटर हैं वो शादी पे चले गए थे और जब वापस आए उन्होंने क्या देखा कि ग्रैंड मदर बहुत ही सैड है, वो रो रहे हैं और उनको बहुत हेल्पलेस फील हो रहा है क्योंकि वो पढ़ लिख नहीं सकते थे और उन्होंने वो मैगजीन नहीं पढ़ी। नेक्स्ट इफेक्ट इज द ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू स्कूल। ग्रैंड मदर स्कूल क्यों नहीं गए, क्योंकि जब छोटे होते उनकी जो मदर है शी एक्सपायर्ड, शी डाइड और उनके जो फादर हैं उन्होंने सेकेंड मैरिज करा ली, ठीक है। और उस टाइम पे जो लड़कियों की एजुकेशन है उसके ऊपर इतना फोकस नहीं करा जाता था, ना ही वो कंपल्सरी होता था, ना ही वो मैंडेटरी होता था, इसलिए वो स्कूल नहीं गए और ना ही वो पढ़ पाए। नेक्स्ट कॉज वी हैव इज द ग्रैंड मदर रिग्रेटेड नॉट गोइंग टू द स्कूल। ग्रैंड मदर को बहुत रिग्रेट हो रहा था कि वो स्कूल नहीं गए क्योंकि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। तभी उन्होंने डिसाइड किया एट द एज ऑफ 62 शी डिसाइडेड टू रीड एंड राइट। Next, we'll discuss the question answers. Do you think the narrator expected to see her grandmother in tears when she returned to the village? If yes, why? If no, then why not? क्या नरेटर ने एक्सपेक्ट करा था कि जब वो शादी से वापस आएंगे तो जो उनकी ग्रैंड मदर है वो रो रहे होंगे, उनकी आंखों में आंसू होंगे? नो, नरेटर ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था कि जो उनके ग्रैंड मदर हैं वो टीयर्स में होंगे और वो रो रहे होंगे, क्योंकि हमेशा उन्होंने यही देखा है जो उनकी ग्रैंड मदर हैं एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, एज अ इंडिपेंडेंट लेडी, वो अपने डिसीजंस खुद लेते थे और उन्होंने कभी उनको रोते हुए नहीं देखा। उन्होंने कभी भी अपनी ग्रैंड मदर की आंखों में आंसू नहीं देखे थे। और जो नरेटर को कोई आइडिया नहीं था कि जो स्टोरी है, जो नॉवल है काशी यात्रा के साथ उनकी ग्रैंड मदर इतने अटैच्ड है कि वो एक हफ्ता अगर वो स्टोरी नहीं पढ़ेंगे तो इनको इतना हेल्पलेस फील होगा, वो इतने सैड होंगे और उनको seeing her grandmother crying came a surprise to her. She was shocked, she was astonished, she was surprised to see her grandmother in tears. Next question. How might the narrator help her grandmother to fulfill her desire to read and write? अब जो narrator है ग्रैंड डॉटर, वो कैसे अपनी ग्रैंड मदर को हेल्प कर सकते हैं पढ़ने और लिखने में? देखो सिंपल सी बात है, नरेटर क्या कैसे हेल्प कर सकते हैं? बाय
टीचिंग हर, वो अगर उनको टीच करेंगे, अगर वो उनको सिखाएंगे, वो अगर उनको पढ़ाएंगे, तभी वो पढ़ पाएंगे, तभी देन ओनली शी विल बी एबल टू रीड एंड राइट. The narrator could help the grandmother by teaching her how to read and write by being supportive, उनको support करके, उनको सिखा के और उनको literate बना के. literate का मतलब होता है person who is able to read and write. अभी जो grandmother की current condition है that is illiterate. Illiterate is a person who is not able to read and write, while literate is a person जिसको पढ़ना लिखना आता है, जो educated हो. Now we'll discuss the next. Next we have is true and false. हमें यहाँ पे statements दी है, हम लोगों ने बताना है कौन सी statements true है और कौन सी statements हैं false. First statement, the grandmother wanted to learn Kannada alphabet to gain independence. Absolutely true. Grandmother चाहते थे कि वो independent बने, वो self reliant बने और उनको empowerment feel हो और वो कन्नड़ लैंग्वेज सीखें, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि वो कितने डिपेंडेंट है और उनको कितना हेल्पलेस और सैड फील हुआ था जब वो हफ्ता मैगजीन नहीं पढ़ पाए थे. The grandmother asked someone in the village to read काशी यात्रे to her while the narrator was away. Absolutely false. उनको बहुत ज़्यादा शर्म महसूस हो रही थी कि उनको लैंग्वेज पढ़नी नहीं आती. वो पेजेस को फ्लिप कर रहे थे और वो ऐसे लाइंस को, अल्फ़ाबेट्स को पढ़ रहे थे, अपने हाथों से उसको टच कर रहे थे और उनको, उनके दिमाग में ये थॉट आया कि वो बाहर जाएं और किसी को कहें कि मुझे ये नॉवल पढ़ के सुनाए. बट उनको डीप डाउन बहुत ही ज़्यादा शर्म महसूस हो रही थी कि नहीं, वो बाहर नहीं जाएं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग हंसेंगे कि ये 62 ईयर्स के हैं और इनको पढ़ना लिखना नहीं आता. Next statement, the narrator was the grandmother's first teacher and taught her how to read. Yes. और जो narrator है, she was 12 year old और वो grandmother के बने थे first teacher. The grandmother believed that there was no age limit for learning. Absolutely true. और यही हमारी theme of the story है, that there is no age limit for learning. Grandmother 62 years के थे, still उन्होंने कन्नड़ language सीखी. The grandmother touched the narrator's feet as a mark of respect for as her teacher. Absolutely true. और ये हमें बहुत ही अच्छी चीज़ भी सिखाता है, गुरु के बारे में हमें सिखाता है कि गुरु चाहे हमारे से एज में बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो मैटर नहीं करता. मैटर करता है रिस्पेक्ट, मैटर करती है एडुकेशन, कि वो अगर वो हमें पढ़ा रहा है तो उसका जो दर्जा है वो हमारे से हमेशा ऊपर ही होगा. The narrator was disappointed with the progress of her grandmother made in learning to read. False. जो narrator हैं वो बहुत ही खुश थे कि उनकी grandmother को पढ़ना आ रहा है, वो बहुत खुश थे. यहाँ पे आंसर्स हैं ट्रू फॉल्स के. नेक्स्ट वी हैव इज एक्सट्रैक्ट. यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और पहले मैं एक्सट्रैक्ट पढ़ूंगी, फिर हम इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम एक्सट्रैक्ट पढ़ के सॉल्व करेंगे. When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. जो उनकी grandmothers है वो रो रहे थे. I was surprised. वो एकदम shock हुए, surprised हुए, for I had never seen her cry in the most difficult situation. Life में बहुत सारे difficult situations भी आए पर grandmother कभी नहीं रोए. What happened? I was worried. उन्होंने पूछा क्या हुआ, बट उन्होंने नहीं बताया. आवा, वो narrator अब used to call her grandmother आवा. आवा का meaning होता है mother only in कन्नड़ language. Ava, is everything all right? Are you okay? उन्होंने पूछा क्या आप ठीक हो? I used to call her Ava, which means mother in Kannada spoken in North Karnataka. She nodded. उन्होंने yes किया, ऐसे nod करा, but she did not reply. उन्होंने मुंह से कुछ नहीं बोला. I did not understand and forgot about it. In the night after dinner, डिनर के बाद जब सारे वो छत पे चले गए, तब वो समर्स के वो दिन थे, फुल मून था, आवा आए और वो उनके पास बैठ के हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माय फॉरहेड. अफेक्शनेट प्यार भरे हाथों से उन्होंने सिर पे हाथ रखा और उन्होंने फिर अपनी स्टोरी बतानी शुरू करी. अब डिस्कस करते हैं हम ये क्वेश्चन आंसर्स और MCQs. ओके, हियर इट इज. द फ्रेज, जो फ्रेज यूज किया, नेवर सीन हर क्राई इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन, टेल्स अस. जो नेवर सीन हर क्राई, पहले इसका मतलब नेवर, कभी भी आंखों में आंसू नहीं थे उनके, चाहे उन्होंने लाइफ में बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन फेस की हों. तो ये जो हमें सेट ऑफ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से हम मोस्ट सुटेबल ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे. फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग विल्ड. स्ट्रॉन्ग विल्ड का मतलब वो होता है जो पर्सन जो अपने डिसीजंस के साथ स्टिक रहे, जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग विल हो, जिसको आसपास की चीज़ों से, फैक्टर से कोई फर्क ना पड़े, दैट पर्सन इज नोन एज स्ट्रॉन्ग विल्ड. अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ जाना. कॉन्सेंट्रेट मतलब कोई चीज़ को ध्यान से देखना. बोल्ड का मतलब होता है लाइटली लेना, राइट. तो जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है, जो हमारी ग्रैंड मदर है, वो क्या थे उनके? शी वॉज स्ट्रॉन्ग विल्ड. कंप्लीट द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन.
फॉर द ऑप्शन गिवन इन ब्रैकेट, आपको एक फिलअप दिया हुआ है और साथ आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और हम लोगों ने सिलेक्ट करना है कि कौन सी ऑप्शन सूटेबल है. Grandmother did not reply when the narrator asked if she was all right because the grandmother might have been too dash to respond. जब नरेटर ने पूछा ग्रैंडमदर आप क्यों रो रहे हो, तब उन्होंने क्यों नहीं रिस्पॉन्ड किया. वो क्या इमोशनल थे, क्या टायर्ड थे? शी वॉज सुपर इमोशनल एज शी वॉज इन टेयर्स व्हेन द नरेटर केम बैक. अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन. ओके, here we have is identify the clue from the extract that indicates a ruler setting with traditional custom. अब देखो आपने extract पढ़ लिया, अब आपको ruler setup कैसे दिख रहा है? ruler setup हमें दिख रहा है ना उस लाइन से, जब वो कह रहे हैं कि समर्स है, ठीक है, और वो सारे कहाँ सो रहे हैं? टेरेस पर. It shows a ruler setup. The clue that indicates the ruler setting with traditional custom, ये line extract से ही ली है. We were sleeping in the open terrace of our house. वो ऊपर छत पे सो रहे हैं. It was summer night and it was full moon. और ये हमें दिखाती है this shows village lifestyle where people sleep on rooftop during summers and which is a common traditional practice in rural areas. अभी भी आप villages में जाओगे ना तो जो गर्मियों में हर कोई AC के नीचे नहीं सोता, अभी भी villages में लोग ऊपर छत पे सोते हैं. Next, fourth we have is which line in the extract establish a tender atmosphere. अब tender का मतलब क्या होता है? टेंडर मीन्स प्यार भरा और इमोशनल एटमॉस्फेयर. कौन सी लाइन है जो एक टेंडर एटमॉस्फेयर है वो जनरेट कर रही है? द लाइन्स दैट एस्टैब्लिश टेंडर दैट इज लविंग एंड इमोशनल एटमॉस्फेयर आर आवा केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी. आवा आए, जो ग्रैंड मदर आए, ग्रैंड डॉटर के पास आके बैठ गए. हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फॉरहेड. उनके प्यार भरे हाथों ने और उन्होंने उसका सर जो सहराया. दीज लाइन शो ग्रैंड मदर का प्यार और केयर बता रही है. जो ग्रैंड मदर, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो हमें टच करें, फील करें, वो अगर प्यार भरा हाथ को फहराएं, दैट शोज द लव, दैट शोज द वार्म, दैट शोज केयर. These lines shows grandmother love, care and create a warm and gentle feeling. Which of the following aspect is not emphasized in the given extract? इन सारे ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि एक्सट्रैक्ट में मेंशन नहीं करी गई, वो हम लोगों को आइडेंटिफाई करनी है. द इमोशनल टर्मोइल ऑफ ग्रैंड मदर, ये तो बिल्कुल डिस्कस करा गया है, ठीक है, क्योंकि ग्रैंड मदर बताया कितने वो सैड थे, कितने वो हेल्पलेस थे. द अफेक्शनेट बॉन्ड बिटवीन द नरेटर एंड ग्रैंड मदर, ऑब्वियसली ये भी उस एक्सट्रैक्ट में बताया है, ठीक है, जैसे वो प्यार भरे हाथ उन्होंने उसके सर सहलाया. द ग्रैंड मदर रिग्रेट ओवर लैक ऑफ एजुकेशन, ये देखो इसके बारे में तो एक्सट्रैक्ट में नहीं मेंशन करा गया ना कि ग्रैंड मदर खुद एड्रेस कर रहे हैं कि वो इलिटरेट हैं या उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, वो एडुकेटेड नहीं है. सो दैट वुड बी द ऑप्शन. लास्ट वी हैव इज द नरेटर्स कंसर्न फॉर अर ग्रैंड मदर. ऑब्वियसली शी वॉज कंसर्न. जब उन्होंने अपने ग्रैंड मदर को टीयर्स में देखा तो ऑब्वियसली उनको कंसर्न था. नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट वी हैव इज I have decided that I want to learn Kannada alphabet from tomorrow onwards. ग्रैंडमदर ने ये कहा अपने ग्रैंड डॉटर को कि वो कन्नड़ लैंग्वेज सीखना चाहते हैं. आई विल वर्क हार्ड, आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन. उन्होंने अपने आप को एक डेडलाइन दी कि सरस्वती पूजा के दिन, दशहरे के दिन तक वो ये लैंग्वेज ज़रूर सीखेंगे. दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल ऑन माई ऑन. आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट. मेन रीज़न उनके इंडिपेंडेंट का लैंग्वेज सीखने का यही था कि उनको किसी के ऊपर रिलाय ना करना पड़े. वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते थे, वो खुद वो नॉवल पढ़ना चाहते थे. आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन अ फेस. डिटर्मिनेशन इज जब हम कोई चीज़ सोच रहे हैं कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है, वो दिखता है, ठीक है. तो जो ग्रैंड मदर है उनके फेस पे वो डिटरमाइंड थे. शी वॉज फुल्ली डिटरमाइंड दैट शी वॉन्टेड टू लर्न द कन्नड़ लैंग्वेज. येट आई लाफ्ड एट हर. जो नरेटर है वो हंस रहे थे क्योंकि उनको पता था जो ग्रैंड मदर है वो 62 ईयर्स के हैं. इतनी जो ओल्ड लेडी के लिए लैंग्वेज सीखना, इस उम्र में सीखना, उनको लगा था कि ये क्या है, वो नहीं सीख पाएंगे. Ava, at this age of 62, you want to learn the alphabet. All your hair is grey. उनके बाल सफ़ेद है. Your hands are wrinkled. उनके हाथों में झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं. You wear spectacles and you do so much in the kitchen कि आप सारा दिन household works करते रहते हो, आप किचन में काम करते रहते हो, खाना बनाते रहो, तो आप ये लैंग्वेज कैसे सीखोगे? Childishly, funnily, मतलब कि हंसी मजाक में नरेटर ये चीज़ एड्रेस कर रहे थे. I made fun of the old lady but she just smiled. उन्होंने just smile करा क्योंकि वो she was determined. उनको पता था कि उनको ये लैंग्वेज सीखनी और वो सीख के रहे. For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. वो कहते हैं कि जब आप डिटरमाइंड हो तो कोई भी ऑब्स्टिकल का मतलब क्या होता है? रुकावट.
ऑब्स्टेकल इज रुकावट, जब कोई भी हमें अपने रास्ते में कुछ भी दिखे कि ये हमारे रास्ते में ये ऑब्स्टेकल है, ये हमारे रास्ते में रुकावट बन रहा है, दैट इज ऑब्स्टेकल। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी एंड आई विल डू इट। तब जब कोई भी हमारे रास्ते में रुकावट बनता है तब हम और ज़्यादा डिटरमाइंड हो जाते हैं कि नहीं, हम लोगों ने ये चीज़ अचीव करनी है और हम लोगों ने उस बंदे को गलत प्रूव करना है। For learning, there is no age bar, and it is the theme of the story that there is no age limit to learning. यहाँ पे हमें क्वेश्चंस दिए हैं, हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। Okay. What does the grandmother statement, I want to be independent, reveal about her character? अब जो उन्होंने स्टेटमेंट दी दैट शी वांट टू बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी। वो सारे काम खुद करना चाहते हैं, वो किसी भी चीज़ के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते कि कोई मेरे लिए ये चीज़ करे। शी वॉन्ट टू बी लिटरेट, लिटरेट का मतलब क्या, स्टेटमेंट से ये मतलब है कि वो पढ़ना लिखना चाहते हैं। या शी डिजायर सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कैपेबल होना टू डू एनीथिंग। शी वॉन्टेड टू बी कैपेबल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, वो पढ़ना लिखना चाहते थे क्योंकि वो सेल्फ सफिशिएंट, वो इंडिपेंडेंट बनना चाहते थे, वो खुद करना चाहते थे। शी वॉन्ट्स टू प्रूव इंटेलिजेंस टू अदर्स, नॉट एट ऑल, वो किसी और के लिए ये सीखना नहीं चाहते थे, वो खुद के लिए सीखना चाहते थे। शी फील्स प्रेशर्ड बाय द सोसाइटी टू लर्न, नो। तो सही ऑप्शन कौन सी है, सही ऑप्शन है शी डिजायर सेल्फ सफिशिएंसी, वो खुद कैपेबल बनना चाहते थे पढ़ने लिखने के। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन। द ग्रैंडमदर्स डिटर्मिनेशन शोज दैट लर्निंग हैज नो एज लिमिट, जेंडर बायस एंड कल्चर बैरियर। एज लिमिट की सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जेंडर कि मेल्स फीमेल्स की तक कन्फाइंड रहना, दैट इज जेंडर बायस। कल्चर बैरियर्स, कल्चर बैरियर्स होता है हमारे कस्टम्स का बैरियर, ठीक है। तो ये सुटेबल ऑप्शन कौन सी होगी, सुटेबल ऑप्शन होगी एज लिमिट। नाउ विथ थर्ड वी हैव इज कंप्लीट द फॉलोइंग विद द सुटेबल रीजन। अब आपको एक स्टेटमेंट दी है और उसको हम लोगों ने कंप्लीट करना है विद द सुटेबल रीजन। The narrator laughs at her grandmother's decision to learn alphabet at the age of 62। अब देखो, जब ग्रैंडमदर बता रहे थे कि वो लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो नरेटर का रिएक्शन क्या था, वो हंस रहे थे, ठीक है। वो चाइल्डिशली वो बिहेव कर रहे थे, वो हंस रहे थे बिकॉज शी फाउंड इट अनयूजुअल एंड अम्यूजिंग। उनको बहुत अजीब लगा, ठीक है, उनको आश्चर्य हुआ कि कोई इतना बड़ी उम्र का हो गया होके और वो सीखना चाहता है जस्ट लाइक अ चाइल्ड। अब छोटे होते हैं, जब हम 3 साल के होते हैं तब हमारे पेरेंट्स हमें लैंग्वेज सिखाते हैं, ठीक है, हम अल्फ़ाबेट सीखते हैं, हम ABC सीखते हैं। लाइक वाइज ग्रैंड मदर बींग एट द एज ऑफ 62 शी वॉन्टेड टू लर्न द न्यू लैंग्वेज। इसके कारण जो नरेटर है वो हंस रहे थे, वो बहुत अम्यूज हुए, ठीक है, वो बहुत सरप्राइज हुए कि दैट माई ग्रैंड मदर वॉन्टेड टू लर्न कन्नड़ लैंग्वेज एट द एज ऑफ 62। लिस्ट एनी 2 क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय द ग्रैंडमदर। अब ग्रैंडमदर की कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो इस एक्सट्रैक्ट में डिस्प्ले करी गई हुई हैं। फर्स्ट इज डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है जब हमारी स्ट्रॉन्ग डिजायर, जब हम स्ट्रॉन्ग विल्ड हो जाए कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है, दैट इज डिटर्मिनेशन। हमारे माइंड में क्लैरिटी हो कि दैट वी वांट टू अचीव दैट इज डिटर्मिनेशन, और हम पूरा अपना हार्डवर्क लगा देते हैं उस चीज़ को अचीव करने के लिए। तो ग्रैंडमदर थे डिटरमाइंड दैट शी वांटेड टू लर्न कन्नड़ लैंग्वेज। Determination. She decided to learn reading and writing even at the age of 62. हार्ड वर्किंग ग्रैंडमदर बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे, वो रोज़ प्रैक्टिस करते थे, पढ़ते थे। शी यूज टू रिपीट दैट। इसके कारण उनकी रेगुलर प्रैक्टिस और हार्ड वर्क के कारण वो कन्नड़ लैंग्वेज सीख सके और उन्होंने अपना गोल करा अचीव। तो ये कौन सी 2 क्वालिटीज़ होगी, फर्स्ट इज डिटर्मिनेशन एंड सेकेंड इज हार्ड वर्किंग। Next question we have is, this is 4th question. Now we have a 5th question is, how can we say the narrator is making assumptions about her grandmother? अब हम कैसे ये बता सकते हैं कि जो नरेटर है वो assumptions बना रहा है अपनी ग्रैंडमदर के बारे में। देखो, पहले तो जब नरेटर ने ग्रैंडमदर ने बताया तो नरेटर का क्या रिएक्शन था, शी लाफ्ड, ठीक है, शी लाफ्ड। उनको बहुत अम्यूजिंग लगा कि ग्रैंडमदर 62 ईयर्स के होके वो लैंग्वेज सीखना चाहते हैं और सारा दिन वो किचन में काम करते हैं, ठीक है, खाना बनाते हैं, हाउस होल्ड काम करते हैं, तो उनको कब टाइम मिलेगा और कब वो लैंग्वेज सीखेंगे। तो ये सारे थॉट्स हैं वो नरेटर के माइंड में आ रहे थे।
when we can say that the narrator is making assumptions about her grandmother because she laughs at her decision to learn the alphabet. वो हंस रहे थे thinking it is strange at her age because वो 62 years के थे और वो सोच रहे थे कि इस उम्र में वो कैसे सीख सकते हैं without understanding the grandmother's strong desire and determination to become literate. उनको कोई आइडिया नहीं था कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो कितने डिटरमाइंड है, वो उसकी कितनी वो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, कितनी स्ट्रॉन्ग उनकी इच्छा है, डिज़ायरस इच्छा कि वो लिटरेट बनना चाहते हैं, वो पढ़ना लिखना खुद चाहते हैं. नाउ वी हैव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यही क्वेश्चन से आपको दूसरे क्वेश्चंस बनेंगे, तो जो आंसर्स हैं उसको ध्यान से समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में ये सब कुछ लिखा हुआ है और आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैं समझा भी रही हूँ, हिंदी में भी समझा रही हूँ और इंग्लिश में भी समझा रही हूँ. अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो है वाई डू यू थिंक द ग्रैंड मदर फेल्ट एम्बेरेस्ड टू आस्क समवन एल्स टू रीड टू हर व्हाइल द नरेटर वॉज अवे. अब ग्रैंड मदर को क्यों बहुत शर्म, एम्बेरेस्ड शर्म, बहुत शर्म महसूस हो रही थी कि वो किसी के पास जाके कह नहीं सकते कि प्लीज़ मुझे ये नॉवल पढ़ दो. उनको क्यों ऐसा लगा? बिकॉज शी वॉज अशेम्ड. उनको बहुत शर्म आ रही थी दैट कि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता और विलेज के आसपास के लोग क्या कहेंगे कि वो इतने ओल्ड हैं, वो 62 ईयर्स के हैं और उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, कि लोग उनका मजाक ना उड़ाएं. ठीक है, और उनकी ये जो कमज़ोरी है, उनकी जो ये वीकनेस है, उसका मजाक ना उड़ाएं. इसलिए जो ग्रैंड मदर है उनको बहुत ही एम्बैरस फील हो रहा था कि वो बाहर जाके ये नहीं कह सकते, किसी को नहीं कह सकते कि मुझे ये चैप्टर या ये नॉवल पढ़ के सुनाओ. Because she was ashamed that she could not read even at her age, she did not want others to know about her weakness and make fun कि उनका मजाक ना बने. Therefore, she chose not to ask anyone else to read for her. तभी वो बाहर नहीं गए, उन्होंने ना किसी को कहा कि ये मुझे पढ़ के सुनाओ. Why does the narrator initially laughs at her grandmother's determination टू लर्न एट द एज ऑफ 62? ये देखो, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस करके आए हैं कि जो नरेटर है उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या था. ठीक है, अब ये क्वेश्चन दोबारा से पूछा है. अब देखो, पहले तो वो ऑब्वियसली शी लाफ्ड. ठीक है, पहले उनका फर्स्ट रिएक्शन वॉज लाफ्ड. ठीक है, देन उन्होंने सोचा कि 62 ईयर्स के होके वो कैसे ये पढ़ सकते हैं, सारा दिन वो किचन में काम करते रहते हैं, हाउस होल्ड वर्क करते रहते हैं, हाउस होल्ड चोर्स करते रहते हैं, इसके बीच उनको पढ़ने का टाइम कैसे लगेगा. और सेकेंडली, उन्होंने कभी भी अपने ग्रैंड मदर को बुक्स के आसपास नहीं देखा, ना उन्होंने देखा कभी वो कुछ पढ़ रहे हैं, तो एकदम से वो लैंग्वेज ये कैसे सीख सकते हैं. तो ये सारे थॉट्स है जो नरेटर के माइंड में आ रहे थे. The narrator initially laughs at her grandmother's determination because she finds it unusual and amusing that a 62-year-old woman wants to learn Kannada alphabets. 62 years की एज में वो न्यू लैंग्वेज सीखना चाहते थे, इसलिए उनको बहुत ही अनयूजुअल और अम्यूजिंग लगता था. She had always seen her grandmother working in the kitchen. उन्होंने हमेशा अपने ग्रैंडमदर को किचन में काम करते हुए देखा. She assumed that learning at such old age is difficult without understanding the grandmother's strong determination. उनको ये लग रहा था कि जो ये बहुत डिफिकल्ट है इस उम्र में पढ़ना, इस उम्र में सीखना, but she didn't knew how strong and determined her grandmother was. Now we'll discuss the third question. The third question is, what significance does the story Kashi Yatre and grandmother's life and the story? अब यहाँ पे किसका जिक्र किया है? यहाँ पे जिक्र किया काशी यात्रे और जो ग्रैंडमदर की लाइफ. काशी यात्रे में जो स्टोरी थी, इट वॉज रिगार्डिंग ओल्ड लेडी. ठीक है, और उसकी जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर थी काशी जाने की. काशी में एक टेम्पल है, दैट इज द विश्वेश्वरा. वहाँ पे जो ओल्ड लेडी है ना, उनकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी कि वो काशी जाना चाहते हैं, वो विश्वेश्वरा जाना चाहते हैं और वहाँ पे जाके पूजा करना चाहते हैं. ऑन द अदर हैंड, जो ये हमारी स्टोरी है, जो हमारी स्टोरी में जो ग्रैंड मदर है, वो अपने आप को रिलेट करते थे ओल्ड लेडी के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी बहुत इच्छा थी कि वो भी काशी जाएं, पूजा करें और पुण्य कमाएं. इसके कारण वो अपने आप को, जो हमारे ग्रैंड मदर है इन स्टोरी, वो अपने आप को, जो ओल्ड लेडी हैं इन द नॉवल काशी यात्रा, वो अपने आप को रिलेट करते थे. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं आंसर. द स्टोरी काशी यात्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ग्रैंड मदर लाइफ एज वेल एज इन द स्टोरी, जस्ट लाइक द लेडी इन काशी यात्रा.
द ग्रैंड मदर ऑल्सो डिजायर टू विजिट विश्वेश्वरा टेम्पल इन काशी। सेम उनकी डिजायर थी जो स्टोरी में हो रहा था, जो नॉवल वो पढ़ रहे थे, और जो ग्रैंड मदर है उनकी भी बहुत इच्छा थी कि वो काशी जाना चाहते हैं, लॉर्ड विश्वेश्वरा के वो दर्शन करना चाहते हैं। और जब वो स्टोरी रोज पढ़ते थे, शी बिकेम डीपली अटैच टू द स्टोरी। रोज पढ़ते हैं, रोज कोई चीज़ करते हैं, रोज कोई हम एक्टिविटी करते हैं, तो हम बहुत ही अटैच्ड हो जाते हैं, हम बहुत फेमिलियर हो जाते हैं, हमारा एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है। और इसी तरीके से जो ग्रैंड मदर है उनका बॉन्ड डेवलप हो गया था स्टोरी के साथ। When the narrator went away for a week, जब वो एक हफ्ता शादी के लिए गए थे, she was unable to read it herself, वो खुद से वो स्टोरी नहीं पढ़ पाए, ठीक है। वो बहुत हेल्पलेस फील हुआ उनको, और उन्होंने पेजेस को स्टेयर किया। स्टेयर मतलब होता है एकदम देखना, देखते ही रहना, ठीक है। और उन्होंने लाइंस के ऊपर हाथ रखे, ठीक है, उन्होंने हाथ से वो लाइंस ऐसे पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, बट उनको कुछ समझ नहीं लग रहा था। दिस एक्सपीरियंस मेड हर रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर इंडिपेंडेंट लाइफ। ये एक्सपीरियंस जब वो पढ़ नहीं पाए, जब उनको हेल्पलेस फील हुआ, जब उनको सैड फील हुआ, मेड हर रियलाइज कि दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंट होने के लिए, ठीक है। ऐसे वो डिपेंडेंट रहे ना अपनी ग्रैंड डॉटर के ऊपर कि वो उनको पढ़ के सुनाए। 10 काशी यात्रा एक्ट एज अ टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है एकदम जो टर्न लेना। इस इंसिडेंट के कारण ही ग्रैंड मदर ने अपने दिमाग में ये सोच लिया कि वो पढ़ना लिखना चाहते हैं, वो कन्नड़ लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। तो ये स्टोरी उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो गया, as it brings change in the grandmother's life and highlighting the theme that learning has no age limit. This is very important. आपको बहुत बार पूछी जाएगी ये थीम कि इस स्टोरी की थीम क्या है, और आपको ये भी लाइन सीधी पूछ सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में कि हाउ कैन यू स्टेट दैट लर्निंग हैज नो एज लिमिट, देन यू विल राइट द होल स्टोरी कि व्हाई इट इज सो। Now we'll discuss the fourth question. What does the grandmother desire to learn Kannada alphabet reflect about her? अब जो ग्रैंडमदर की क्या ऐसी जो डिज़ायर है कन्नड़ लैंग्वेज सीखने के बारे में रिफ्लेक्ट करती है, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में रिफ्लेक्ट करती है। शी इज़ वेरी डिटरमाइंड, वो बहुत डिटरमाइंड है, उनका दृढ़ निश्चय है कि वो ये लैंग्वेज सीखना चाहती हैं। सेल्फ रिस्पेक्टिंग, अब देखो उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रखी ना, कि वो बाहर नहीं गए, किसी को उन्होंने बोला नहीं कि मुझे ये पढ़ के सुनाओ। उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट, उन्होंने अपनी डिग्निटी मेंटेन रखी कि नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊँगी, मैं अपना मजाक नहीं बनाऊंगी, मैं अपनी वीकनेस किसी को नहीं दिखाऊंगी, और ये लैंग्वेज मैं खुद सीखूंगी। एंड ईगर टू लर्न, उनको बहुत ही जिज्ञासा थी कि वो ये लैंग्वेज सीख सकें। शी डज नॉट वॉन्ट टू डिपेंड ऑन अदर्स एंड वॉन्ट टू बिकम इंडिपेंडेंट, वो खुद पढ़ना चाहते हैं लैंग्वेज, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते थे। इट ऑल्सो शोज दैट शी बिलीव्स दैट देयर इज नो एज लिमिट फॉर लर्निंग एंड हैज़ द करेज टू इम्प्रूव हर सेल्फ एट एन ओल्ड एज। देखो 62 ईयर्स की उम्र में भी आके उन्होंने न्यू चीज़ सीखी। ये हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर हम सोच रहे हैं ना तो हम कुछ भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट लेसन्स कैन वी इन्फर फ्रॉम ग्रैंड मदर्स एक्शन ऑफ टचिंग नरेटर्स फीट। अब देखो जब उन्होंने नॉवल पढ़ लिया, जब उन्होंने काशी यात्रा पढ़ के अपनी ग्रैंड डॉटर को सुनाया, ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या करा, उसके बाद उन्होंने टच करे थे अपनी ग्रैंड डॉटर के फीट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर टीचर। नो डाउट ग्रैंड मदर और उनकी जो ग्रैंड डॉटर है उनमें एज में बहुत डिफरेंस था, क्योंकि जो उनकी ग्रैंड डॉटर शी वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, 12 साल का बच्चा। स्टिल उनकी जो ग्रैंड मदर है वो उनके फीट टच करे। उन्होंने फीट क्यों टच करे? एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स। इट शोज अस कि जो टीचर है उसका दर्जा हमेशा हमेशा बड़ा होता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, टीचर टीचर होता है। अगर कोई बंदा, कोई भी इंसान हमें कुछ सिखा रहा है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमें हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट उन्होंने अपने ग्रैंड डॉटर के फीट करे थे टच। द ग्रैंड मदर्स एक्शन ऑफ टचिंग द नरेटर फीट टीचेस अस दैट वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स नो मैटर देयर एज। नो मैटर देयर एज इज नो बैरियर, कि बड़ा होगा तभी हम पैर छुएंगे, छोटा है तो हम नहीं छुएंगे या हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ऐसी रिस्पेक्ट कभी भी एज के साथ नहीं आती, रिस्पेक्ट हमेशा होती है दिल से। इट शोज हर ह्यूमिलिटी, ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स हर ग्रैंड डॉटर, अफेक्शन, ठीक है, ग्रैटिट्यूड कि उनको बहुत खुशी थी, ठीक है, और उसके कारण उन्होंने ग्रैंड डॉटर के फीट टच करे। होम शी कंसिडर्स हर गुरु, और उनकी जो ग्रैंड डॉटर है वही उनके पहले गुरु थे। It also gives us message that learning is sacred and one should always be thankful to the person who help us gain knowledge. जो कोई बंदा हमें कोई चीज़ सिखा देता है ना, तो वो बंदे को हमेशा हमें करनी चाहिए रिस्पेक्ट। Now next question.
What does the following line tells us about the broader theme of the story? For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. अब देखो एक जो थीम होगी वो ये है कि that there is no limit for learning, age is no barrier. Then जो अलग दूसरी थीम है वो क्या है? वो कहते हैं for a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. पहले इस लाइन का मतलब समझ लो. If you are determined for a good cause, अगर अच्छे कारण के लिए, अच्छी चीज के लिए आप डिटरमाइंड हो, आप फोकस्ड हो, देन आप कोई भी जो रुकावट है आपके पाथ में आप उसको ओवरकम कर सकते हो, आप उसको फेस कर सकते हो और आप उस ओवरकम के आप उस ऑब्स्टेकल के आगे जा सकते हो और अपना अचीव कर सकते हो गोल. The line highlights the main theme of the story, that determination can help us overcome any difficulty. It shows that even though the grandmother was old and uneducated, her strong will helped her to learn to read and write. It also conveys that there is no age limit for learning. With dedication and effort, we can achieve our goals. हम अपनी dedication, हम अपनी मेहनत के साथ अपने जो गोल्स हैं हम वो अचीव कर सकते हैं. जैसे कि ग्रैंड मदर ने पढ़ना लिखना सीखा और उन्होंने अपना जो गोल था लिटरेट बनने का और उन्होंने वो गोल अचीव करा. लास्ट क्वेश्चन, हाउ इफेक्टिवली डज दिस स्टोरी हाईलाइट्स द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन सपोर्टिंग पर्सनल इंडिपेंडेंस. एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है पर्सनल लिबर्टी के लिए, पर्सनल इंडिपेंडेंस के लिए. द स्टोरी वेरी इफेक्टिवली हाईलाइट्स द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन सपोर्टिंग पर्सनल इंडिपेंडेंस. द ग्रैंड मदर फील्ड हेल्पलेस. अब ग्रैंड मदर बहुत हेल्पलेस और डिपेंडेंट फील हुआ था जब जो नरेटर हैं वो शादी में गए हुए थे और उनको वो नॉवल पढ़ के नहीं सुना पाए. वो बहुत सैड थे, वो बहुत रोए और उसी के कारण यही इट वॉज द टर्निंग पॉइंट ओनली ना. इट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ ग्रैंड मदर्स लाइफ ओनली कि दैट एट द एज ऑफ 62 उन्होंने सोचा कि वो पढ़ना लिखना सीखेंगे और वो बनेंगे लिटरेट. This makes us realize that education is necessary to live with dignity and self-respect. When you are educated, then only the society will respect you. Her decision to learn to read and write at the age of 62 helps her to overcome her helplessness, gives her confidence. उनको एकदम अंदर से कॉन्फिडेंस आया, इंडिपेंडेंस फील हुई जब वो लिटरेट बन के, जब उनको पढ़ना लिखना आ सका. एंड फ्रीडम फ्रॉम डिपेंडेंस ऑफ अदर. जब आप किसी और के ऊपर किसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट होते हो ना तो आपको वो कॉन्फिडेंस कभी फील नहीं होता. जब कोई चीज़ आप खुद करोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस अंदर से आता है. दस द स्टोरी क्लियरली कन्वेज दैट एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर सेल्फ रिलायंट एंड एम्पावर्ड लाइफ. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज हुए हैं, सेल्फ रिलायंट एंड एम्पावर्ड लाइफ. सेल्फ रिलायंट का मतलब है जब हम कोई भी चीज़ ऐसी करते हैं जो हमारी लाइफ चेंज कर दे या कोई ऐसा पर्सन जो हमारी लाइफ चेंज कर दे, दैट इज सेल्फ रिलायंट. एंड एम्पावर्ड का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग, confident फील आना, that is empowered. Next we have is match the column. यहाँ पे हम लोगों को कोई ऐसी वर्ड्स दिए हुए हैं, बाइनोमियल्स दिए हुए हैं और हम लोगों ने उनको मैच करना है विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स. पहले तो बाइनोमियल्स क्या होते हैं? बाइनोमियल्स ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे दो वर्ड्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं जैसे हम कंजक्शंस के साथ जिनको हम ज्वाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल और, एंड, जैसे इसमें भी एंड है और. बाइनोमियल्स हम उन वर्ड्स को करेंगे जिनको हम कंजक्शंस के साथ ज्वाइन करते हैं. एनी टू वर्ड्स विच आर ज्वाइंड बाय द कंजक्शन आर नॉन एज बायनोमियल्स. यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, लाइन्स दी हुई हैं और यहाँ पे हम लोगों ने उनको मैच करना है विद द एप्रोप्रिएट मीनिंग. सो लेट्स डू दैट. ओके, फर्स्ट वन इज वी हैव इज सिंक और स्विम. सिंक का मतलब होता है या तो डूब जाओ या तो तैर लो और इसका एक्यूरेट वर्ड है सक्सीड और फेल विदाउट हेल्प. या तो सक्सीड कर लो, ठीक है, और या तो हार जाओ, दैट इज सिंक और स्विम. ऑन एंड ऑफ मतलब कभी कभी, दैट इज समटाइम्स, ओकेजनली. मिक्स एंड मैच का मतलब है टू पुट थिंग्स डिफरेंटली एंड टू अरेंज ऑल द पॉसिबिलिटीज, और जो बेस्ट पॉसिबिलिटी है वो चूज करना. ऑल और नथिंग, इसका मतलब है सब कुछ या कुछ नहीं. समथिंग टू बी डन कम्प्लीटली और नॉट एट ऑल, या तो कर लेना या तो कुछ ना करना. पार्ट एंड पार्सल होता है कि जो सारी चीज़ें हैं, अब हम ये फ्रेज हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. द डिफिकल्टीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. हैप्पीनेस एंड सॉरो आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. ठीक है, दैट इज़ अ कंप्लीट पार्ट, वो हमें बिलोंग करना.
पिक एंड चूज का मतलब होता है कोई भी चीज़ों में से हम लोगों ने जब बेस्ट चीज़ हम चूज करते हैं, दैट इज पिक एंड चूज। फॉर एग्जाम्पल आप ग्रॉसरी स्टोर पे गए हो, ठीक है, वहाँ पे 20-25 तरीके के पेन्स हैं, ठीक है, और वेजिटेबल्स हैं या कुछ भी, स्टेशनरी शॉप पे गए हो, पेन्स हैं, तो आप क्या करोगे, आप जो बेस्ट होगा ना वही चूज करोगे ना, दैट इज पिक एंड चूज। सूनर और लेटर, अभी या बाद में, इन फ्यूचर, दैट इज सूनर और लेटर। लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत इंक्रीज होना और उसको क्विकली डेवलप करना, दैट इज लीप एंड बाउंड। अब हम इनका सेंटेंसेस में यूज करेंगे। आई डिसाइडेड टू सिंक और स्विम एंड ट्राई द एग्जाम विदाउट फेयर। अब बहुत ईजी है ये, देखो, आई डिसाइडेड इधर टू सिंक, या तो डूब जाओ एग्जाम में, ठीक है, या तो पास हो जाओ या तो फेल हो जाओ, और पर हमें एग्जाम तो देना ही देना है। द इलेक्ट्रिसिटी वॉज गोइंग ऑन एंड ऑफ, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है वो आ रही थी और जा रही थी। आई ट्राई टू मिक्स एंड मैच माई क्लोथ्स फॉर फन, फॉर हिम इट वॉज ऑल और नथिंग इन द गेम। माई इंग्लिश इज इम्प्रूविंग लीव्स एंड बाउंड एवरी डे, मेरी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट हो रही है, मैं रोज कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ना आपको वर्ड्स दिए हुए हैं और आपको प्रीफिक्सेस दिए हुए हैं। प्रीफिक्सेस आपको दिए हुए हैं इस बॉक्स में, और यहाँ पे आपको कॉलम्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आपने प्रीफिक्सेस लगाना है। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, दो वर्ड्स होते हैं, एक होते हैं प्रीफिक्स और एक होते हैं सुफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब, प्री का मतलब होता है पहले, जो वर्ड्स हम कोई भी वर्ड के पहले यूज करें ना, दैट इज प्रीफिक्स। जैसे यहाँ पे पॉपुलर दिया है, यहाँ पे हम अन लगा देंगे, दैट इज अनपॉपुलर, तो ये क्या बन गया, ये बन गया प्रीफिक्स। सुफिक्स ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे कोई भी एक वर्ड है ना, उसके अगर हम बाद में वर्ड लगाते हैं ना, दैट इज सफिक्स। अब बिलीफ है, बिलीफ का क्या आ जाएगा, डिसबिलीफ। इंपॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है। रिस्पेक्ट का आ जाएगा डिसरिस्पेक्ट। करेक्ट का आ जाएगा इनकरेक्ट, ओके। करेक्ट का आ जाएगा इनकरेक्ट। कॉन्टिन्यू का आ जाएगा डिसकॉन्टिन्यू। अंडरस्टैंड का आ जाएगा मिसअंडरस्टैंड। ऑर्डिनरी का आ जाएगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इंटरेस्टिंग अनइंटरेस्टिंग। पॉसिबल इम्पॉसिबल। और यहाँ पे इनके जो सेंटेंसेस हैं वो दिए गए हुए हैं। अनहैप्पी, शी फेल्ट अनहैप्पी व्हेन शी लॉस्ट हर फेवरेट बुक, वो बहुत उदास हुई जब उसने अपनी जो बुक है वो गवा ली। रीराइट, द टीचर आस्क्ड मी टू रीराइट द आंसर्स नीटली। Disappear, the magician made the rabbit disappear. Impossible, it is impossible to finish this work in minute. Preview, we watched preview of the new movie. अब यहाँ पे भी आपको ऐसे फ्रेजेस दिए गए हैं और उसके साथ हम लोगों ने करेक्ट जो उनके मीनिंग है उसके साथ हमने ज्वाइन करना है। पहले हम लोग जो स्टोरी में हमने फ्रेज यूज किया है, ये किसने लाइन यूज करी थी, पास्ट विद फ्लाइंग कलर्स, ये यूज करी थी लाइन नरेटर ने। जो ग्रैंड डॉटर है उसने ये लाइन यूज करी थी, दैट ग्रैंड मदर हैज पास्ट विद फ्लाइंग कलर्स। फ्लाइंग कलर्स का मतलब क्या होता है, फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रैंड मदर ने पास करा था कन्नड़ लैंग्वेज, उन्होंने सीख ली थी लैंग्वेज कन्नड़। अब यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, हम लोग इनको मैच करेंगे इनके करेक्ट मीनिंग के साथ। द नंबर 1 इज टू हिट द बुक्स, उसका मतलब बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत सीरियस होके पढ़ना। टू ड्रॉ अ ब्लैंक, कभी कुछ याद नहीं आना, ठीक है। मैंने इंग्लिश का आई ओपन द इंग्लिश पेपर एंड आई ड्यू टू ब्लैंक, आई वॉज अनएबल टू रीड एंड राइट, दैट इज ब्लैंक हो जाना, पढ़ लिख ना पाना, याद ना आना। टू लर्न द रोप्स, to understand how to do a job. To rack one's brain, to think very hard, बहुत जोर लगा के, बहुत ध्यान से सोचना। To learn by heart, to memorize करना, एकदम अच्छे से memorize करना, that is to learn by heart. Burn the midnight oil, ये तो बहुत ज़्यादा फ्रेज सुना हुआ है ना, that I will burn the midnight oil and I'll top in exams, ठीक है। बर्न द मिडनाइट ऑयल करना है टू स्टडी और वर्क लेट नाइट, ठीक है, बहुत देर तक करना, बहुत देर तक कोई काम करना, देन वी यूज दिस टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। यहाँ पे हम उनके सेंटेंसेस, टू हिट द बुक्स, आई नीड टू हिट द बुक्स इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम्स, अगर एग्जाम्स में पास होना है आई नीड टू हिट द बुक्स। टू ड्रॉ अ ब्लैंक, व्हेन द टीचर आस्क्ड मी द क्वेश्चन आई ड्रू अ ब्लैंक। When I opened the question paper, I drew a blank, एकदम blank हो जाना, याद ही नहीं आना कि क्या है। To learn the ropes, it took me few days to learn ropes of my new class. कोई नई चीज़ सीखना, ठीक है, तो उसमें टाइम लगता है ना, then we used to learn the ropes.
To rack one's brain, I racked my brain to solve difficult question. To learn by heart, she learned the poem by heart for the competition. To burn the midnight oil, already told, he burned the midnight oil to complete his project. आप ये भी यूज कर सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, he burned the midnight oil to top in the exams. You can burn the midnight oil if you want to top in the class 9 exams. अब यहाँ पे ना हम लोगों को टेंसेस के बारे में बताया हुआ, यहाँ पे 2 टेंस डिस्कस करे गए हैं. I'll tell you, the number 1 is simple past and the other one is past perfect tense. सिंपल पास्ट का रूल होता है जब हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करें, दैट इज सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ हो, दैट इज इन सिंपल पास्ट. अब वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, गो, वेंट, गॉन. जब कोई सेंटेंस हो, आई डैश टू स्कूल, और ये आपको करना है सिंपल पास्ट में, आप क्या यूज करोगे, आई वेंट टू स्कूल. वो आ जाएगा सिंपल पास्ट जब हम वर्ब की यूज करते हैं सेकेंड फॉर्म. अब पास्ट परफेक्ट का क्या रूल होता है, पास्ट परफेक्ट का रूल होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ये होता है कि कोई भी ऐसा एक्शन, पास्ट परफेक्ट टेंस डिपिक्ट करता है कोई भी एक्शन जो भी हैपेंड पहले हुआ हो, ठीक है, हैपेंड अर्लियर. अब जैसे आ जाएगा, आई रीच द पार्टी एवरीवन हैड फिनिश्ड ईटिंग. ये भी लिख सकते हैं, आई डैश्ड स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट. आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट. ठीक है, कोई भी चीज जो पहले हो चुकी हो, ठीक है, तब आता है वो टेंस पास्ट परफेक्ट, और इसमें हम यूज करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सिंपल पास्ट में हम यूज करते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म. यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं और हम लोगों ने इसको सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट के साथ हम लोगों ने करना है. चलिए करते हैं. पहले फिर मैं रूल लिख देती हूँ. सिंपल पास्ट का रूल होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट का रूल होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. When the delegates dash the keynote speaker dash the session. अब arrive का क्या हो जाएगा, arrived, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई, और the speaker had already begun the session. देख लो ना, पहले शुरू हो गया, that is past perfect tense. After the students dash, learn का हो जाएगा had learned how to identify fake news online. They started हो जाएगा verifying the information before sharing it. For choosing digital, she hunting got prevail. अब हो जाएगा यहाँ पे ये वाला perfect and short and की third. By the time Arun recognized of he had lost the saving. When Raghu talked to study web, the instructor ready the session. अब हम डिस्कस करें blanks. The blanks with the correct form. आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है और अभी इसमें हम लोगों ने खुद आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेंस क्या है, और हम लोगों ने फिल करना है विद द सुटेबल ब्रैकेट्स, विद द सुटेबल ऑप्शंस. लास्ट ईयर माय पेरेंट्स एंड आई टेक का क्या हो जाएगा, टुक. अब इसकी फुल फॉर्म देख लो क्या होती है, टेक. तो सेंटेंस है पास्ट में, लास्ट ईयर पिछले साल की बात है, ऑलरेडी वो हो चुकी है ना, तो कौन सा टेंस आ जाएगा, सिंपल पास्ट. टुक अ फाइनेंशियल कोर्स व्हेन dude we had जाएगी too much sleep after my first is to आ जाएगा पास्ट परफेक्ट. अभी हम यूज कर रहे हैं had प्लस वर्ब की थर्ड. I one is account by the time the had or use events we हो जाएगा complete the financial plans that we in planning how to manage wisely. इसे हम लोग आइडेंटिफाई करना है. अगर सिंपल सी बात, तो जो टेंस जो चीज है, जो टेंस अगर वो पास्ट में हुआ हो तो वो आ जाएगा पास्ट परफेक्ट है. तो ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर आपको